Hello everyone, this is Anjali and welcome back to my channel Korean Drama Explanation। आज मैं लिटिल वुमेन एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लिटिल वुमेन एपिसोड 2 इंगुन के साथ शुरू होता है, जो इंजू को अपने सस्पेंशन के बारे में बताती है और साथ ही उसे डर लग रहा होता है कि कहीं वो अपने फादर की तरह अल्कोहलिक तो नहीं बनती जा रही है। इंजू उसे समझाती है कि वो फादर की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके फादर एक बुज़दिल आदमी है जो प्रॉब्लम आने पर घर से भाग गए हैं। लेकिन इंग्यूंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है और वो कहती है कि वो उसकी अल्कोहल को छुड़वाने में उसकी खुद हेल्प करेगी। कहीं और इन्हें पार्क ह्योरिंग की एक पेंटिंग बना रही होती है और वो कहती है कि वो सही में बहुत ज़्यादा सुंदर है, बिल्कुल अपनी मदर की तरह। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। पार्क ह्योरिन भी इन्हें से पूछती है कि वो किस पर गई है, जिससे वो चुप हो जाती है और उसकी उदासी उसके आवाज़ से साफ झलक रही होती है। दूसरी ओर इंजू अपने मदर के बनाए गए किमची के बॉक्सेस को खाली कर देती है और उन्हें हवायंग के लॉकर से मिले हुए पैसों से भर देती है और वो कुछ पैसे लेकर आइसक्रीम लेने जाती है और एक पर एक फ्री आइसक्रीम बाय करने की सोचती है। लेकिन उसे याद आता है कि अब उस पर बहुत सारे पैसे हैं, तो वो बहुत सारे आइसक्रीम खरीद लेती है। वो रास्ते में हवायंग के बारे में ही सोचती हुई जा रही थी कि इतना पैसा होने के बावजूद हवायंग ने खुद को क्यों मार डाला होगा। जब उसे एहसास होता है कि उसकी मौत जितनी सिंपल दिख रही है उतनी है नहीं, पक्का उसका मर्डर किया है किसी ने। युनकुंग अपनी ग्रैंड आंट से मिलती है ताकि वो 1.5 मिलियन वॉन के बारे में बात कर सके, लेकिन वो युनकुंग को अपने ट्रेडिंग बिजनेस में वापस आने के लिए कहती हैं, क्योंकि इनक्विंग ट्रेडिंग के काम में बहुत ज़्यादा माहिर थी और वो ग्रैंड आंट को उसके ट्रेडिंग टैलेंट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ था। लेकिन इनक्विंग मना कर देती है क्योंकि कुछ साल पहले वो फॉरेन जाके अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहती थी, लेकिन ग्रैंड आंट ने उसे पैसे देने से मना कर दिया था ताकि वो उनके बिजनेस को ही ज्वाइन करे। इसीलिए इनक्यूंग अपने स्टडी को परस्यू ना करके खुद के लिए रिपोर्टर बनना ही सही समझा। अगले दिन इंजू अपनी कंपनी में वापस जाती है और वो हवायंग द्वारा छुपाए गए 17 बिलियन वॉन के मामले की इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्टर शिन और डॉयल का हेल्प करने का फैसला करती है। डॉयल कहता है कि वो फंड और लेज़र के बारे में पता लगाए। वो कहती है कि उसकी कुछ कंडीशन है जब भी वो उनके पैसे को ढूंढने में हेल्प करेगी। फर्स्ट कंडीशन होता है कि वो किसी और ऑफिस में उसको ट्रांसफ़र किया जाए और सेकंड कंडीशन होता है कि डायरेक्टर शिंग हवायंग को चोर कह के ना बुलाए, क्योंकि वो जल्दी उन्हें प्रूफ कर देगी कि हवायंग चोर नहीं थी। डायरेक्टर शिन उसकी बातों से एग्री हो जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि वो बिल्कुल हवायंग की तरह है और उसके सैंडल की तरफ इशारा करके उसे चेंज करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सस्ती सैंडल थी और उसे कंफर्टेबल सैंडल बाय करना चाहिए। इसीलिए उसे न्यू सैंडल बाय करने का सजेशन देते हैं। दूसरी साइड इनक्यूंग 4 साल पहले सुसाइड करने वाले विक्टिम्स के एक फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करती है, लेकिन वो आदमी कॉल कट कर देता है। रास्ते में जोंगो उसे आते हुए देखता है तो अपने घर में आने के लिए इनवाइट करता है, जहां जोंगो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहा करता था। यहां पता चलता है कि इनक्यूंग और जोंगो एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और वो दोनों क्लासमेट हुआ करते थे। तीनों बात ही कर रहे होते हैं कि इनक्यूंग के पास उसी फैमिली मेम्बर की कॉल आती है और वो उससे पूछता है कि उसने उसकी 4 साल पहले हेल्प नहीं की, तो अब वो सुसाइड केस के बारे में क्यों जानना चाहती है। जिसे इनक्यूंग बताती है कि उसके पास पहले पार्क जे सेंग के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन अब उसको पता चल गया है कि वो एक मॉन्स्टर है। ये सुनकर इन्फॉर्मेंट उसे मिलने के लिए रेडी हो जाता है और उसे किसी प्लेस पर मिलने के लिए बुलाता है। बाद में वो डॉयल के साथ हवायंग के घर जाती है ताकि फंड या लेज़र के बारे में कुछ क्लू ढूंढ सके। वो घर में जैसे ही एंटर करती है, डॉयल उसे पीछे से आकर होल्ड कर लेता है, क्योंकि फ्लोर पे कॉकरोच होता है, जिसे देखकर इंजू डर जाती है। कुछ टाइम बाद वो डॉयल को वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो कुछ टाइम वहाँ पे अकेले स्पेंड करना चाहती थी। डॉयल के जाने के बाद वो हवायंग के साथ अपनी बातचीत को याद करके घर के आसपास के सामान को टैली करना शुरू कर देती है और यहाँ उसे रियलाइज़ होता है कि हवायंग पूरे टाइम एक डबल लाइफ जीती आ रही थी। कंपनी में वो एक सिंपल वर्कर थी जो हर दिन एक जैसे कपड़े पहनती थी, लेकिन बाहर वो एक रिच लेडी थी जो सिंगापुर लगातार टूर करती थी और शानदार जीवन जीती थी। उसके बाद इंजू को पता चलता है कि सोशल मीडिया पर उसका एक और अकाउंट है और जिसमें हवायंग उन प्लेसेस की फ़ोटोज़ पोस्ट किया करती थी जहाँ वो अक्सर टूर पर जाया करती थी और कैसे वो अपनी लग्जरियस लाइफ जीती थी। अचानक वहाँ डायरेक्टर शिन आता है और वो पूछता है कि उसे वहाँ से क्या मिला है, जिसमें वो उसे हवायंग के सोशल मीडिया अकाउंट दिखाती है और फिर उसे उस कमरे की चीज़ों की टोटल अमाउंट बताती है, जिससे डायरेक्टर शिन उसे बताता है कि उसे इतने थोड़े से पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे बस पता करना है कि कंपनी के 7 मिलियन वॉन कहाँ गए।
वो हवा यंग के सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक मांगता है ताकि उसके बारे में पता लगा सके कि सिंगापुर में वो कहाँ रहती थी, और वो इंजू को धमकाता है कि वो उसके साथ या कंपनी के साथ विश्वासघात करने की कोशिश ना करे, नहीं तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस उसके लिए इजी नहीं होगा। वो इंजू को हैरेस करने लगता है और उसके बहुत करीब आ गया होता है, जिससे इंजू को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। जब भी डायरेक्टर शिन की नज़र रूम में पड़े एक ब्लू ऑर्किड्स पर जाती है और जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे वहाँ से चला जाता है। रात हो जाने की वजह से जोंगो अपने कार में युनकुन को छोड़ने जा रहा होता है। जब ये रास्ते में वो देखती है कि एक कार का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और वो इन्फॉर्मेंट के बताए गए प्लेस पर मिलने जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो काफ़ी देर तक उस इन्फॉर्मर का इंतज़ार करती है, लेकिन वो नहीं आता है। जब ही अचानक से उसे एक्सीडेंट की याद आती है जिसे उसने रास्ते में देखा था, और वो जोंगो के साथ वहाँ पहुँचती है। चौराहे पर पहुँचते ही वो कंफर्म करती है कि वही इन्फॉर्मेंट था जिससे वो मिलने वाली थी, क्योंकि उस इन्फॉर्मेंट का सेल फोन मर्डर सीन पर ही रिंग हो रहा होता है और उसे ऐसे देखकर वो बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती है। दूसरी ओर जोंगो को मर्डर सीन के पास एक ब्लू ऑर्किड्स मिलता है। बाद में इंजू शूज कंपनी के स्टोर में हवा यंग द्वारा दिए गए सैंडल को पहनकर जाती है और वो वहाँ के एक वर्कर सोंग जोंग की से उस आदमी के बारे में पूछती है जिसने उस सैंडल को पिछले साल यहाँ से खरीदा था। सोंग जोंग की का यहाँ एक छोटा सा कैमियो है। इंजू बताती है कि उसे यह सैंडल बर्थडे में गिफ्ट मिला था, लेकिन ड्रिंक ज़्यादा करने की वजह से उसको याद नहीं है कि उसे ये किसने दिया था। वो डायरेक्टर शिन की फोटो दिखाते हुए कहती है कि क्या इन्होंने इस सैंडल को बाय किया था। वो कंफर्म करता है कि ये सैंडल लिमिटेड एडिशन है और इसका पेयर बस कोरिया में 3 ही अवेलेबल है, और उस सैंडल्स को डायरेक्टर शिन ने ही खरीदा था क्योंकि उनको सैंडल्स के बारे में बहुत नॉलेज था। ये सुन के बाद में इंजू का शक डायरेक्टर शिन पर जाता है कि पक्का वो हवा यंग के मर्डर में शामिल है। इंजू कंफर्म करने के लिए अपने एक्स कलीग से मिलती है और उससे पूछती है कि हवा यंग के बारे में र्यूमर किसने फैलाया था, जिससे वो बताती है कि उसे खुद पूरा यकीन है कि हवा यंग और डायरेक्टर शिन के बीच में कुछ चल रहा था, क्योंकि डायरेक्टर शिन पुअर लड़कियों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और जो लड़कियां सस्ते सैंडल्स पहनती है उन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सुन के इंजो घबरा जाती है क्योंकि कुछ टाइम पहले डायरेक्टर शिन उससे भी उसके सैंडल से रिलेटेड ही बात कर रहे थे। अब तक मिली जानकारी से इंजो बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती है और वो डायरेक्टर शिन के साथ केस के डॉट्स को जोड़ने की कोशिश करने के लिए डोयल के पास जाती है। दोनों जल्द ही हवा यंग और डायरेक्टर शिन के कनेक्शन के बारे में पता लगा लेते हैं। बाद में हवा यंग के लोकेलिटी में कैमरे के माध्यम से क्लूज खोजने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है क्योंकि सारे ट्रेसेस को मिटा दिया गया होता है। दूसरी ओर युनगुन ये पता लगाने की कोशिश करती है कि उसके इन्फॉर्मेंट के साथ वास्तव में क्या हुआ था। अगले दिन वो इन्फॉर्मेंट के फ्यूनरल में जाती है जहाँ परिवार के सदस्य उस पर गुस्सा दिखाते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो 4 साल पहले उस फैमिली के मेंबर के सुसाइड से जुड़ी हुई थी, लेकिन उसको उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो फ्यूनरल को अटेंड करती है और वो इन्फॉर्मेंट के भाई के लिए मैसेज के साथ चुपके से अपना कार्ड पीछे छोड़ देती है। इन्फॉर्मेंट का भाई उस कार्ड को देखता है और वो इनकुन के मैसेज को पढ़ता है जिस पर लिखा हुआ था कि उसका भाई उससे मिलने वाला था। ये पढ़ के वो रोने लगता है। दोनों जल्द ही हवा यंग और डायरेक्टर शिन के कनेक्शन के बारे में पता लगा लेते हैं और यहाँ तक कि उन्हें दूसरे विक्टिम के बारे में भी पता चलता है जिसका केस बिल्कुल हवा यंग के जैसा ही था। उन्हें पता चलता है कि दोनों लड़कियाँ डायरेक्टर शिन से जुड़ी हुई थी और दोनों विक्टिम्स अपने सुसाइड के समय वो रेड हिल्स ही पहनी हुई थी। इस जानकारी से हैरान युनजू पुलिस को इसकी रिपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन डोयल इसके खिलाफ था क्योंकि उसका इंटरेस्ट इस केस को सॉल्व करने में नहीं था, बल्कि वो बस 70 मिलियन वॉन के मामले के लिए कोरिया आया था। इससे इंजू को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि उसे लगता था कि वो दोनों अच्छे दोस्त बन सकते थे, लेकिन उसके लिए भी पैसा ही मैटर करता है। ये सुनकर डोयल कहता है कि जब भी मैं और हवा यंग सिमिलर हैं क्योंकि हम दोनों पैसे को ही प्रेफरेंस देते हैं। इनक्यूंग जैसे ही घर में आती है इंजू को घर के फर्श पर बैठे हुए नोटिस करती है और बाद में इंजू उसे बताती है कि उसने अपना जॉब क्विट कर दिया है और फिर वो हवा यंग के मर्डर के बारे में चिंताओं को शेयर करती है कि कंपनी कैसे हवा यंग के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन में उसकी सपोर्ट नहीं कर रही है। वो रो के सब कुछ बता ही रही होती है कि उसके पास कुछ डिलीवर होता है। बॉक्स खोलने पर इंजू को रेड हिल्स मिलती है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि मरने वाली दोनों लड़कियों ने ऐसे ही रेड हिल्स पहनी हुई थी। दूसरी साइड स्कूल में पार्क ह्यो रिन को अपनी खुद की पोर्ट्रेट बनाने के लिए ग्रैंड प्राइज़ मिलता है जो रियलिटी में उस पेंटिंग को इन्हें ने बनाया था।
ये लाइव दिखाया जा रहा था और इन क्योंग उस न्यूज़ को नोटिस करती है और वो कन्फ्यूज़ हो जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि ये पोर्ट्रेट इन्हें बना रही थी। दूसरी ओर उसे भेजे गए सैंडल से डरकर युंजू डायरेक्टर शिन से सवाल करने जाती है और वो उस सैंडल को उसे सेंड करने के पीछे का कारण पूछती है। वो कहती है कि क्या हवा यंग के बाद अब वो उसको मारना चाहते हैं। ये सुनकर डायरेक्टर शिन हवा यंग के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में क्लियर करता है कि उनका कोई भी अफेयर नहीं चल रहा था और उसको हवा यंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो इस समय जल्दी में लगता है और ये कहकर बातचीत को ख़त्म करता है कि वो प्रोसिक्यूटर के पास एम्बेल्समेंट, फ्रॉड आदि के ब्लेम खुद पर लेने जा रहा है। वो उसे अपने साथ इस इन्वेस्टिगेशन को एंड करने का वार्निंग देता है क्योंकि इसके पीछे कोई और पावरफुल है जिसके आगे उन दोनों का कुछ अस्तित्व नहीं है और उससे दूर रहने में उनकी भलाई थी। फिर वो अपने कार में बैठकर निकल जाता है, लेकिन फिर अचानक से वो नोटिस करता है कि कार अपने आप ही तेज़ होने लगती है और ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। फिर वो अपने कार के अंदर एक ब्लू ऑर्किड्स को देखता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, उसकी कार रेलिंग से होकर ज़मीन पर नीचे गिर जाती है और कार पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है। कार के गिरने की आवाज़ सुन के इंजो देखने के लिए दौड़ती हुई वहाँ जाती है और वो सामने का नज़ारा देखकर बिल्कुल डर जाती है। कार की ऐसी हालत देखकर इंजो की आंखें खुली की खुली रह जाती है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करूँगी। सो गाइज प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल का अपडेट्स मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच।